आज दिनांक 19 मई 2020 को मैं डॉक्टर मनोजी राय, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग टी स्कूल हिसुआ, काव्य हेतु के बारे में विद्यार्थियों को व्याख्यान दे रहा हूँ। यह काव्य हेतु स्नातक तृतीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में अंकित है। यह काव्य शास्त्र का विषय है। ऐसा माना जाता है कि काव्य शास्त्र का अध्ययन अत्यंत सूक्ष्मता और विवेक से करना होता है। तो काव्य हेतु, हेतु का अर्थ होता है कारण, मूल तत्व, आधार। तो काव्य की रचना के क्रम में जो आचार्य हुए, बाद में उन्होंने काव्य हेतु के रूप में कुछ तत्वों का निर्धारण किया। उन तत्वों में पहला तत्व है प्रतिभा, दूसरा है व्युत्पत्ति या निपुणता और तीसरा है अभ्यास। यानी पहली शर्त है काव्य की, पहला आधार है और काव्य का पहला हेतु है अर्थात कारण है, वह है कवि की प्रतिभा। जिस कवि के पास प्रतिभा नहीं रहेगी उसका काव्य सफल नहीं होगा, लोकप्रिय नहीं होगा और सर्वजन ग्राह्य नहीं होगा। तो पहला लक्षण है, पहला आधार है, पहला हेतु है, वह है कवि की प्रतिभा, साहित्यकार की प्रतिभा, रचनाकार की प्रतिभा। दूसरा है व्युत्पत्ति या नैपुण्य। प्रतिभा रहते हुए भी सभी कवि नहीं हो सकते, इसलिए उनके लिए निपुणता का भी होना जरूरी है, आवश्यक है। और तीसरा है अभ्यास। कविता एक ही दिन पूर्ण गुणों के साथ रच दी जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। जिस प्रकार से एक व्यायाम करने वाला प्रतिदिन के व्यायाम के पश्चात वह एक कुशल धावक, कुशल मल्ल गुण संपन्न पात्र बनता है, उसी प्रकार कई रचनाओं की प्रस्तुति के बाद कोई कवि सफल होता है। तो काव्य के तीन प्रमुख हेतुओं में पहला है प्रतिभा, दूसरा है व्युत्पत्ति जिसको निपुणता कहते हैं या नैपुण्य कहेंगे, और तीसरा है अभ्यास। इन तीनों मुख्य हेतुओं के रहने के बाद ही कविता का सृजन होता है, काव्य का सृजन होता है। तो काव्य के हेतु के संबंध में कतिपय विद्वानों ने कुछ मतों की अभिव्यक्ति की है और उन मतों की भी समीक्षा अपेक्षित है। आचार्य भट्टतौत ने बताया है प्रज्ञानवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता, यानी नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा ही प्रतिभा कहलाती है। नवोन्मेषशालिनी, नव जोड़ उन्मेष जोड़ शालिनी, यानी नए नए विचारों की प्रस्तुति करने की क्षमता ही प्रतिभा है। इस प्रकार भट्टतौत तीनों हेतुओं में से मुख्य हेतु प्रतिभा को मानते हैं। यानी कवि की यदि प्रतिभा है तो वह काव्य संपन्न होगा, काव्य
सुगठित रूप से रचित होगा तो प्रज्ञानोन्मेषालिनी प्रतिभामता, यानी प्रज्ञा यानी विशिष्ट ज्ञान, ज्ञा का अर्थ होता है जानना, यानी प्र उपसर्ग हो गया, उसका व्यापक है विशिष्ट जानकारी, यानी काव्यशास्त्र, व्यावहारिक ज्ञान आदि का ज्ञान से युक्त यदि प्रतिभा संपन्न व्यक्ति रहता है तब वह काव्य की रचना कर सकता है। प्रज्ञानोन्मेषालिनी प्रतिभामता, यानी प्रज्ञा तत्व के रहते हुए नवोन्मेषालिनी प्रतिभा जिसमें होगी वही कवि कर सकता है कविता। और इस प्रकार से भट्ट तौत ने प्रमुख रूप से काव्य के हेतु के रूप में प्रतिभा को ही आधार माना है। उसके बाद अभिनव गुप्त ने भी प्रतिभा को महत्व देते कहा है, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। जिस प्रकार से भट्ट तौत ने प्रज्ञा को आधार बनाया था प्रतिभा के लिए, उसी प्रकार से इन्होंने भी प्रज्ञा को आधार बनाते हुए कहा है प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा। यानी प्रतिभा क्या है कि वस्तु निर्माण की क्षमता वाली ऐसी है जो अपूर्व रहती है, यानी सभी कवि नहीं हो सकते जिसमें अपूर्व वस्तु निर्माण की क्षमता होगी। वह विशिष्ट ज्ञान वाला प्रज्ञावान व्यक्ति ही कवि हो सकता है, उसी की प्रतिभा काव्य की संरचना करा सकती है। अभिनव गुप्त के बाद आचार्य भामह ने कहा है, गुरुपदेशाद्धेतुम शास्त्रम जडधियो प्यलम काव्यम तु जायते जातुम कस्यचित प्रतिभावतः। गुरुपदेशाद, गुरु के उपदेश मात्र से जो मूर्ख पात्र है वह भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता है, लेकिन काव्य की संरचना, काव्य की सर्जना वही कर सकता है जो मूल रूप से प्रतिभा संपन्न, यानी प्राकृतिक रूप से जिसे ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो प्रतिभावान है, वही काव्य की रचना कर सकता है। ऐसे तो गुरु के उपदेश से मूर्ख व्यक्ति भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता है, लेकिन वह उसका ज्ञान काव्य का हेतु नहीं होगा। काव्य का हेतु वह होगा जिसमें अलौकिक प्रतिभा संपन्न हो। अलौकिक प्रतिभा से युक्त व्यक्ति ही काव्य की रचना कर सकता है। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में प्रतिभा को प्रमुख स्थान देते हुए अन्य तत्वों को भी प्रमुखता दी है। नैसर्गिक की च प्रतिभा, नैसर्गिक यानी अलौकिक, नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम, जिसने बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, सुन करके निर्मल ज्ञान प्राप्त किया है। जैसे हमारे यहाँ कहा गया है, आचार्य गौतम ने न्याय दर्शन में कहा है, आप्तोपदेशाः शब्दाः, जो आप्त व्यक्ति हैं, जिन पर विश्वास किया जा सकता है, उनके द्वारा प्रदत्त उपदेश भी प्रमाण माना जाता है। वह उसके लिए किसी प्रकार की संदेह की अभिव्यक्ति अपेक्षित नहीं होती। यानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप्त व्यक्ति का उपदेश भी एक माध्यम है और वह सद्ज्ञान होता है।
तो उसी प्रकार से नैसर्गिकी च प्रतिभा, यानी उसमें, उस कवि में नैसर्गिकी प्रतिभा होनी चाहिए। श्रुतम च बहु निर्मलम, बहुत लोगों से उसे कुछ सुन करके, उपदेश प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आमंदश्च अभियोगस्या, उसका जो अभ्यास है अमंद रहना चाहिए, निरंतर वह काव्य सर्जना में लगा रहे। कारणम काव्य संपदा, वही कारण है काव्य संपदा का, यानी मुख्य हेतु वही है जिसमें नैसर्गिकी प्रतिभा हो। जिसने अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया हो, अन्य सदपात्रों से ज्ञान प्राप्त किया हो, और जो निरंतर काव्याभ्यास में लगा हुआ है, वही काव्य की संरचना कर सकता है। अर्थात दंडी ने प्रतिभा को भी महत्व दिया, समाज के द्वारा प्राप्त ज्ञान को भी महत्व दिया, और तीसरा उन्होंने अभ्यास को भी महत्व दिया। अर्थात जो पहले तत्व बताए गए थे, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। व्युत्पत्ति यानी नैपुण्य या निपुणता, इन तीनों तत्वों का आचार्य दंडी ने समुचित रूप से महत्व देते हुए इन तीनों को काव्य हेतु के रूप में बताया है। आचार्य वामन का कहना है, लोको विद्या प्रकीर्णम च काव्यांगानि, लोको विद्या प्रकीर्णम च, यानी लोक ज्ञान। जैसे होता है कि लोक वेद मति मंजुल कूला, दो प्रकार के मत होते हैं। एक प्रथम है वेद मत और दूसरा है लोक मत। वेद मत यानी जो शास्त्रों में वर्णित है, वेद मत का अर्थ है जो शास्त्रों में वर्णित है, चारों वेदों में वर्णित है, उपनिषदों में वर्णित है, वह है वेद मत। लोक मत है जो लौकिक ज्ञान से प्राप्त है, जैसे विवाह, यज्ञोपवीत, अंत्येष्टि आदि संस्कार लोक मत से होते हैं। तो उसी के बारे में वामन कहते हैं, लोको विद्या प्रकीर्णम च, यानी लोक ज्ञान, विद्या प्राप्ति और अन्य प्रकार से प्राप्त ज्ञान ही काव्य के अंग हैं या काव्य के हेतु हैं। अर्थात लोक ज्ञान, विद्या प्राप्ति और अन्यान्य में बहुत प्रकार की जानकारी की प्राप्ति ही अन्यान्य है, वही प्रकीर्ण है। तो लोको विद्या प्रकीर्णम च काव्यांगनी, ये तीनों ही काव्य के अंग हैं या काव्य के हेतु हैं। पहला लोक ज्ञान, दूसरा है विद्या ज्ञान और तीसरा है अन्य विषय का ज्ञान। लेकिन अंत में चल करके उन्होंने कविता का बीज यदि बताया है या कविता की आत्मा बताया है, मुख्य आधार बताया है, तो वह है प्रतिभा। कवित्व बीजम प्रतिभानम कवित्वस्य बीजम, कवित्वस्व बीजम, यानी कविता का यदि कोई बीज है, कविता की यदि कोई आत्मा है, तो वह है प्रतिभा। यानी वेद ज्ञान, लोक ज्ञान या अन्यान्य ज्ञान की प्राप्ति भी जब तक प्रतिभा नहीं रहेगी तब तक
उनका उपयोग नहीं हो सकता। इसलिए ये प्रमुख हेतु के रूप में लोक ज्ञान, वेद ज्ञान या अन्यान्य का ज्ञान से श्रेष्ठ मानते हैं काव्य की प्रतिभा को। अर्थात वामन ने प्रतिभा को ही लोक ज्ञान, वेद ज्ञान और अन्यान्य ज्ञान के बाद अधिक महत्व दिया है। इस प्रकार ये भी प्रतिभावादी हैं। वामन के बाद आचार्य रुद्रट, उन्होंने काव्य के 3 हेतु बताया है और वो हेतु है शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। आचार्य रुद्रट ने शक्ति, व्युत्पत्ति एवं अभ्यास बताया है। शक्ति क्या है? शक्ति ही प्रतिभा है या क्षमता है। कवित्व क्षमता को ये भी महत्व देते हैं, जिसको प्रतिभा कहा जाता है। तो उन्होंने पहला तत्व बताया शक्ति को, दूसरा व्युत्पत्ति को, शक्ति यानी प्रतिभा, व्युत्पत्ति यानी निपुणता, और तीसरा है अभ्यास। जो पहले मैंने बताया था कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, उसी को थोड़े शब्दों के हेर फेर से प्रतिभा की जगह ये शक्ति का प्रयोग करते हैं, निपुणता की जगह व्युत्पत्ति का प्रयोग करते हैं, और अभ्यास तो है ही। इसलिए रुद्रट का कोई अन्य से भेद नहीं है, और प्रतिभा के ये 2 भेद मानते हैं। पहला है सहजा और दूसरा है उत्पाद्या। इसके पहले अन्य आचार्यों ने प्रतिभा के भेद का निरूपण नहीं किया, लेकिन आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा जो मूल तत्व है उस तत्व का भेद किया है, और वह है सहजा तथा उत्पाद्या। सहजा प्रतिभा जो सहज रूप से उत्पन्न हो जाए वह सहजा है। उत्पाद्या जो स्वयं के चारों तरफ के ज्ञान के पश्चात प्राप्त हो वह उत्पाद्या है। तो इस प्रकार आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों तत्वों को महत्ता प्रदान करते हुए भी वे प्रतिभा के 2 भेद बताते हैं। वह है सहजा और उत्पाद्या। जो सहज रूप से कवि को प्राप्त हो जाए वह सहजा प्रतिभा है, और जो कवि को शास्त्र ज्ञान, आप्त व्यक्तियों के उपदेश या अध्ययन आदि के द्वारा प्राप्त हो उसे कहेंगे उत्पाद्या। यानी जो उत्पादित हो कहीं दूसरे क्षेत्रों के माध्यम से, उसको कहते हैं उत्पाद्या। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में प्रतिभा के अलावे अन्य काव्य हेतुओं को महत्वहीन सिद्ध किया है। बताते हैं न काव्यार्थ विरामोस्ति यदि स्यात् प्रतिभा गुण। यदि प्रतिभा का गुण है तो उस प्रतिभा के गुण से अन्य गुण रहे या न रहे कोई अंतर नहीं पड़ता है, काव्य की संरचना हो जाएगी। लेकिन यदि प्रतिभा ही नहीं रहे तो उस प्रतिभा के अभाव में काव्य की संरचना नहीं हो सकती है। इस प्रकार आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में एकमात्र महत्व दिया है
प्रतिभा को ही। आचार्य मम्मट ने, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक है काव्य प्रकाश, उसमें थोड़ा व्यापक वर्णन किया है और उस व्यापक वर्णन में मुख्य रूप से तीनों तत्वों को समायोजित कर दिया है। वो बताते हैं शक्ति निपुणता लोक काव्य शास्त्राद्यवे क्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। शक्ति निपुणता, दो तत्व एक साथ हैं, शक्ति और निपुणता। शक्ति क्या है? तो वही प्रतिभा है। निपुणता क्या है? तो व्युत्पत्ति है या नैपुण्य है। और लोक शास्त्र, लोक और काव्य शास्त्र दोनों का अध्ययन जिसके पास हो, यानी जिसके पास लोक ज्ञान हो और शास्त्र ज्ञान हो, तो लोक और शास्त्र ज्ञान का जो काव्यज्ञ होगा, शिक्षया अभ्यास, और जो निरंतर काव्य की सर्जना कर रहा है, यानी अभ्यास तत्व भी है, ये ही सब काव्य के हेतु हैं। तो शक्तिर निपुणता, शक्ति अर्थात काव्य रचने करने की प्रतिभा, जो बीज तत्व है, जो मूल तत्व है, जो कवि में वर्तमान रहती है, प्रतिभा वही मूल तत्व है। शक्तिर निपुणता, निपुणता को अन्य आचार्यों ने व्युत्पत्ति के रूप में बताया है। तो शक्तिर निपुणता लोक काव्य शास्त्र द्यवे क्षणात्, लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान, जैसे मैंने बताया था लोकमत और वेदमत। वेदमत क्या है? तो शास्त्र ज्ञान है। लोकमत क्या है? तो लोक ज्ञान है। तो कविता काव्य के हेतु के लिए कवि की प्रतिभा, कवि की निपुणता और लोक ज्ञान, काव्य शास्त्र का ज्ञान तथा शिक्षणाभ्यास, यानी प्रतिदिन उसका अभ्यास चल रहा है शास्त्र रचने का, प्रतिदिन अध्ययन लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान का उसका कार्यक्रम चल रहा है। तो ये सभी जो हैं वे काव्य के हेतु हैं। अर्थात आचार्य मम्मट ने अपने काव्य शास्त्र में, काव्य प्रकाश में शक्ति यानी प्रतिभा, निपुणता यानी नैपुण्य यानी व्युत्पत्ति, लोक ज्ञान, काव्य शास्त्र का ज्ञान, नित्य अभ्यास जैसे तत्वों को काव्य का हेतु बताया है। इसलिए पूर्व के जितने आचार्य हैं उन्होंने या तो प्रतिभा को महत्व दिया या प्रतिभा के साथ ही नैपुण्य और अभ्यास को महत्व दिया। लेकिन आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में प्रतिभा, नैपुण्य, अभ्यास, लोक ज्ञान, शास्त्र ज्ञान को काव्य का हेतु बताया है। इस प्रकार पूर्व के जितने भी आचार्य हैं उनसे काव्य प्रकाश के रचनाकार आचार्य मम्मट का जो काव्य के हेतु के संबंध में अभिमत है वह अधिक सुस्पष्ट और प्रभावकारी है। आचार्य पंडित राज जगन्नाथ ने
बाद में प्रतिभा को ही एकमात्र कारण बताया है। प्रतिभैव केवला कारणम, यानी पंडित राज जगन्नाथ का कहना है कि प्रतिभैव केवला कारणम, यानी एकमात्र प्रतिभा ही कारण है काव्य की रचना के लिए। इसलिए पंडित राज जगन्नाथ न तो काव्य के हेतु रूप में अभ्यास को महत्व देते हैं और न निपुणता या व्युत्पत्ति को महत्व देते हैं, वे एकमात्र प्रतिभा को ही देते हैं। इसीलिए उनका कहना है प्रतिभैव कारणम, प्रतिभैव केवला कारणम, यानी प्रतिभा ही एकमात्र कारण है, इसके अलावे कोई कारण नहीं है। साच काव्य घटनानुकूल शब्दार्थोपस्थिति, और वही प्रतिभा काव्य की घटना के अनुकूल शब्द और अर्थ की उपस्थिति कराती है। यानी यदि प्रतिभा है काव्यकार की या कवि की, तो वह शब्द और अर्थ की संगत के लिए, सुसंगत के लिए उचित प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार इन्होंने एकमात्र प्रतिभा को ही महत्व दिया है। प्रतिभा के भेद करते हुए उन्होंने बताया है कि प्रतिभा के भेद के रूप में 3 है: अदृष्टि, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अदृष्टि यानी जिसे देखा नहीं जा सकता, जो जन्मजात है वह अदृष्ट है। किसी गुरु का आशीर्वाद है, देवताओं का आशीर्वाद है, या वह जन्मजात है, तो वह प्रतिभा क्या है? तो अदृष्ट है, अदृष्ट है। दूसरा व्युत्पत्ति है, ये निपुणता को प्रतिभा से अलग नहीं मानते, प्रतिभा के भेद में ही समाहित कर देते हैं। तो प्रतिभा के 3 भेद बताए। पहला अदृष्ट, यानी जिसको देखा नहीं जा सकता, जो जन्मजात है, किसी देवी देवता की कृपा है। दूसरा व्युत्पत्ति अर्थात निपुणता या नैपुण्य, और तीसरा अभ्यास। तो मैंने जैसा पूर्व में बताया कि काव्य के 3 प्रमुख हेतु बताए गए हैं, वो हैं प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा यानी जो कवि की स्वयं की प्रतिभा है, व्युत्पत्ति यानी उसकी निपुणता, अभ्यास यानी प्रतिदिन काव्य सर्जन करने का उसका नित्य का कर्म, यानी नित्य कर्म के रूप में जो काव्य की रचना कर रहा है। तो सबसे अंत में जो पंडित राज जगन्नाथ ने कहा है, प्रतिभा केवला कारणम या प्रतिभैव केवला कारणम, प्रतिभा ही एकमात्र कारण के रूप में है, काव्य हेतु के रूप में है, प्रतिभा के अलावे दूसरा कोई हेतु नहीं है। लेकिन उन्होंने अन्य 2 तत्वों को प्रतिभा में ही समाहित कर दिया है, व्युत्पत्ति को और अभ्यास को। इसलिए कि प्रतिभा की वो 3 भेद बताते हैं। पहला है अदृष्ट, दूसरा है व्युत्पत्ति और तीसरा है अभ्यास। अदृष्ट माने जिसको देखा नहीं जा सकता, जो जन्मजात प्राप्त है या किसी देवी देवता की कृपा है या गुरु की कृपा है, तो वह है अदृष्टि। दूसरा है व्युत्पत्ति या नैपुण्य, जिसे निपुणता कहा जाता है, और तीसरा है अभ्यास।
यानी प्रतिदिन का उसका जो कर्म चल रहा है, एक दिन के प्रयास से कोई भी व्यक्ति कवि नहीं बन सकता है। जैसे कविता के प्रयोग के लिए सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी वित्त, यानी सुवर्ण, सुंदर वर्णों को, सुवर्ण के 3 अर्थ हैं। वह श्लिष्ट शब्द है। सुवर्ण को ढूंढत फिरत, सुंदर वर्ण को ढूंढता है। 3 ढूंढते हैं। कौन? कवि। अच्छे अच्छे वर्णों का चयन करते हैं कि श्रृंगार रस का प्रसंग है तो इसमें कौन सा वर्ण उपयुक्त होगा, तो कवर का चयन करेगा, अनुनासिक वर्ण का चयन करेगा, तो उसके लिए है कवि। व्यभिचारी, जो दुष्टाचारी है, पर स्त्री गामी है, वह सुंदर वर्ण वाली स्त्री का चयन करेगा। कवि व्यभिचारी। तीसरा है सुवर्ण अर्थात सोना। तो धन जो है वह खोजता है सोना, कि सोना कहाँ मिलेगा। तो ऐसे जो बताया गया है कि प्रतिभा के भेद में अदृष्ट, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अभ्यास में शब्दों का चयन किया जाता है। यदि श्रृंगार रस का प्रसंग है तो कवि उसके लिए कवर्ग के वर्णों का चयन करता है। वीर रस का प्रसंग है तो टवर का चयन करता है। विभत्स रस में टवर का चयन करता है, द्वितीय व्यंजन का प्रयोग करता है, रेफ का प्रयोग करता है। तो यह क्या है? यह अभ्यास है, और अभ्यास से ही उसकी निपुणता बढ़ती है। तो यदि जितने विचार हैं आचार्यों के, उन विचारों को यदि संक्षिप्त रूप में रखा जाए तो काव्य के 3 प्रमुख तत्व सिद्ध होते हैं, या काव्य के 3 प्रमुख हेतु हैं। पहला है प्रतिभा, दूसरा है व्युत्पत्ति, जिसको निपुणता भी कहते हैं, नैपुण्य भी कहेंगे, और तीसरा है अभ्यास। अभ्यास यानी प्रतिदिन का उसका कर्म। कवि प्रतिदिन काव्य की सर्जना करता है, और यही प्रतिदिन का कर्म एक काव्य हेतु बन जाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, काव्य प्रकाश के रचनाकार आचार्य मम्मट ने कहा है कि नहीं, इसके लिए लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान भी अपेक्षित है। तो लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान, ये भी 2 प्रमुख हेतु हो सकते हैं। यदि शास्त्र ज्ञान नहीं है, लोक ज्ञान नहीं है, तो वह काव्य की रचना नहीं कर सकता है कवि। इसलिए उन 2 तत्वों का भी समायोजन काव्य के हेतुओं के रूप में होना चाहिए। वैसे कतिपय आचार्यों ने इसको अभ्यास में ही समाहित कर लिया है, या व्युत्पत्ति में ही समाहित कर लिया है कि व्युत्पत्ति निपुणता में क्या है कि शास्त्र ज्ञान है, लोक ज्ञान है। ये दोनों तत्व निपुणता में ही समाहित है, और अभ्यास को तो सभी महत्व देते हैं।
तो तीन तत्व प्रमुख रूप से हुए। पहला है प्रतिभा, दूसरा है व्युत्पत्ति या नैपुण्य ज्ञान या निपुणता, और तीसरा है अभ्यास। आचार्य मम्मट ने जो लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान को अलग हेतु के रूप में प्रतिष्ठित किया है, वह भी जो व्युत्पत्ति है या निपुणता है या नैपुण्य है, उसी में समाहित है। जिस प्रकार से अन्य आचार्यों ने कहा कि नहीं, प्रतिभा ही एकमात्र है, लेकिन उस प्रतिभा में सहजा और उत्पाद्या दो प्रकार की होती है। तो सहजा और उत्पाद्या भी मूल रूप से उसी के पोषक हैं। सहजा यानी सहज रूप से उत्पन्न हो जाए प्रतिभा, उत्पाद्या यानी शास्त्र ज्ञान से, लोक ज्ञान से प्राप्त हो जाए। अर्थात यदि सबका समाहित रूप से विवेचन करें तो काव्य के मुख्य हेतु के रूप में तीन ही आएंगे। उसमें पहला स्थान है प्रतिभा का, दूसरा स्थान है व्युत्पत्ति का, व्युत्पत्ति को ही निपुणता या काव्य निपुणता या काव्य नैपुण्य भी कह सकते हैं, और तीसरा है अभ्यास। निपुणता में ही सहजा और उत्पाद्या ज्ञान की अपेक्षा रहती है। निपुणता में ही लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान का समावेश होता है। इस प्रकार से काव्य के हेतु या काव्य के कारण या काव्य के आधार या काव्य की रचना के तत्व मूल रूप से तीन ही होते हैं, और वो तीन हैं प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा उस कवि की प्रतिभा, अपना ज्ञान, अपनी क्षमता। व्युत्पत्ति यानी जो शास्त्र ज्ञान प्राप्त करता है, लोक ज्ञान प्राप्त करता है, गुरु के दिए हुए ज्ञानों का संग्रह करता है, आप्त व्यक्तियों के उपदेशों का श्रवण करता है। तो ये सभी व्युत्पत्ति के अंग होते हैं। और तीसरा है अभ्यास। बिना अभ्यास के काव्य की संरचना नहीं हो सकती। नित्य का काव्य सृजन ही अभ्यास है। जिस प्रकार से एक तबला वादक तबला बजाने की दैनिक क्रिया को अपनी प्रतिभा के लिए आधार बनाता है, प्रतिदिन अभ्यास करता है, और बाद में वह एक कुशल कलाकार बन जाता है। उसी प्रकार कवि अभ्यास के द्वारा अच्छी अच्छी रचनाओं की प्रस्तुति करता है। जिस प्रकार द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने समकालीन कवियों को काव्य सृजन का ही उपदेश नहीं देते थे, उनके रचनाओं का स्वयं अध्ययन करके उसका शुद्धिकरण भी करते थे। तो यह शुद्धिकरण उन्हें आचार्य या नायक के पद पर प्रतिष्ठित करता है।
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं कम हैं, लेकिन अपने समय के सर्वमान्य आचार्य थे। कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास की रचना के पश्चात उस समय के कवि या रचनाकार उनके पास प्रस्तुत करते थे और उनके परामर्श से कुछ शब्दों का चयन अलग रूप में किया जाता था। तो यह जो अभ्यास है, अभ्यास भी काव्य का तीसरा तत्व है। इस प्रकार काव्य के मुख्य रूप से तीन ही हेतु हुए, तीन ही तत्व हुए, तीन ही कारण हुए। पहला कारण है प्रतिभा, दूसरा कारण है व्युत्पत्ति या निपुणता या नैपुण्य, और तीसरा है अभ्यास। इन तीनों को ही काव्य का हेतु कहा जाता है। इस प्रकार मैंने जो बताया, विद्यार्थी इसे हृदयंगम कर लें कि काव्य के तीन तत्व हैं, तीन अवयव हैं, तीन कारण हैं, तीन प्रमुख आधार हैं, और उस आधार में पहला आधार है प्रतिभा का। यदि काव्य प्रतिभा नहीं होगी तो वह कवि नहीं हो सकता है। दूसरा आधार है व्युत्पत्ति का या निपुणता का। निपुणता के रूप में जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदर रामायणे निगतम क्वचिदन्य तोपी। यानी नाना पुराणों को, वेदों को, आगमों को, पुराणों को और कुछ अन्य को भी मैंने इसमें समाहित किया है। क्वचिदन्य तोपी, और स्वतः सुखाय, अपने अंतरात्मा के सुख के लिए मैंने इसकी रचना की है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगतम, जो वाल्मीकि रामायण या आपको अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण इत्यादि में वर्णित है। रामायणे निगतम क्वचिदन्य तोपी स्वांतः सुखाय, यानी नाना पुराण, वेद, आगम, शास्त्र इत्यादि का अध्ययन करके मैंने अपने सुख की प्राप्ति की, अंतरात्मा की शांति के लिए रामचरितमानस की रचना कर रहा हूं। लेकिन अन्य जगह उसको दूसरे के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए भी सिद्ध करते हैं। शांतस्तमः शांतये, अपने अंतरात्मा के अंधकार को दूर करने के लिए, कली के दोषों को दूर करने के लिए उसकी रचना हुई है। इस प्रकार जो तुलसीदास के रामचरित का महत्व विशिष्ट रूप से है, उसका एक आधार यह है कि उन्होंने काव्य की निपुणता या काव्य की व्युत्पत्ति से संबंधित लोक ज्ञान और वेद ज्ञान दोनों का उसमें समावेश किया है। कई रामायणों के मतों को उन्होंने समाहित किया है। यही कवि की काव्य निपुणता है, काव्य व्युत्पत्ति है। अभ्यास, उन्होंने सिर्फ रामचरितमानस की ही रचना नहीं की। रामचरितमानस के अलावे
अन्य 11 प्रमुख पुस्तकों की उन्होंने रचना की। विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछो, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवै रामायण, गीतावली, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न, ऐसे ऐसे ग्रंथों की उन्होंने रचना की। इस कारण जो काव्य का अभ्यास था तुलसीदास का बहुत अच्छा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य, नाटक, गीति काव्य, उपन्यास, कहानी, भाषा विज्ञान, यात्रा वृतांत, अनुदित नाटक, एकांकी इत्यादि का प्रयोग किया है। तो वह उनका अभ्यास था। तो इस अभ्यास को भी काव्य का प्रमुख हेतु माना गया है। मैं आज विद्यार्थियों को काव्य के 3 हेतुओं के बारे में बता चुका हूँ। पहला हेतु है कवि की प्रतिभा, दूसरा है कवि की निपुणता, काव्य निपुणता, और तीसरा है कवि के द्वारा प्रतिदिन का किया हुआ अभ्यास। इन तीनों तत्वों को ही काव्य का हेतु बताया गया है। हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं स्नातक तृतीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के, 2020 में जो परीक्षा होगी आप लोगों की, उसमें सर्वप्रथम आपकी ही परीक्षा होगी। जैसे हमारे विश्वविद्यालय ने एक परंपरा बना दी है कि स्नातक तृतीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थी पहले परीक्षा देंगे, उसके बाद स्नातक द्वितीय खंड वाले देंगे, तत्पश्चात स्नातक प्रथम खंड वाले परीक्षा देंगे। तो यह जो आपके लिए मिला है, इसकी परीक्षा यदि कोरोना संकट दूर हो जाएगा तो शीघ्र ही परीक्षा होगी। इसके लिए आपको तैयार रहना है। और इस लॉकडाउन में हो सकता है कि पूरा मई ही नहीं, जून में भी महाविद्यालय नहीं खुले। अब तक की परंपरा में तो पूरे जून में 1 जून से 30 जून तक ग्रीष्मावकाश रहता था। हो सकता है ग्रीष्मावकाश की जब सरकार चाहे कि नहीं कुछ दिन क्लास किया जाए, लेकिन इस कोरोना संकट की अकथ कहानी के चलते हो सकता है कि वह समय नहीं मिले। इसलिए एकमात्र विकल्प के रूप में हमारे और आपके बीच के संबंध स्थापन के लिए ऑनलाइन टीचिंग या ऑनलाइन अध्यापन ही विकल्प के रूप में शेष रह गया है। मेरे इस मोबाइल नंबर से आप कभी भी सुबह 10 बजे के बाद शाम 4:30 बजे तक स्वतंत्र रूप से बिना निर्भय होकर के हिंदी प्रतिष्ठा से संबंधित, हिंदी प्रतिष्ठा के पाठ्यक्रम से संबद्ध प्रश्न पूछ कर सकते हैं। वह प्रश्न आपका वस्तुनिष्ठ भी हो सकता है, विषयनिष्ठ भी हो सकता है, इसलिए कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हर वर्ष हर पत्र में आते हैं। इसलिए आप इसे याद रखें। कभी भी सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे के भीतर आप प्रतिदिन जो कार्य दिवस हम लोगों का है उस दिन प्रश्न पूछ सकते हैं। हम यथासंभव उत्तर देने का सदप्रयास करेंगे। धन्यवाद।